इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो वीडियो है ये टी वाई बीकॉम के एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी सिलसिले में मैंने बनाया है सेमेस्टर 5th का डायरेक्ट टैक्स के लिए गाइडेंस लेक्चर है। आपको बहुत काम आने वाला है। जितना हो सके मैक्सिमम आप इसको शेयर करिए। मैं चाहती हूँ कि सारे ही बच्चों को इसका बेनिफिट हो, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज इसमें मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो in between. Check entire video. This will be gonna help you to appear in the exam and you will score 100% marks in direct tax. तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज अटेंड नहीं किया है, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आई नो जॉब वॉब में आपको टाइम नहीं मिल पाता है, जाना चाहिए वैसे कॉलेज, ओके। तो इसके लिए पहले सिलेबस है। सिलेबस में हम देखेंगे पहला चैप्टर इनकम टैक्स है, उसके बाद बेसिक्स टर्म है सेक्शन 2, 3 एंड 4 में। फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम है एंड रेसिडेंशियल स्टेटस है। उसके बाद है हेड्स ऑफ इनकम, फिर डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, और लास्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल। सो ये आपका पूरा सिलेबस होता है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अब इसके आगे है आपका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है ऑब्जेक्टिव, जो 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये स्प्लिट होगा ए और बी में। ए में आपको मल्टीपल चॉइस दिया होगा, 12 दिया होगा, इसमें से आपको 10 लिखना है फॉर 10 मार्क्स, और 10 जो होगा ट्रू फॉल्स होगा, मतलब वो 10 आंसर करना आउट ऑफ 12, वो भी 10 मार्क्स, तो 20 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल होगा, उसके साथ में प्रैक्टिकल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रैक्टिकल होगा, उसके साथ भी प्रैक्टिकल आएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रैक्टिकल होगा, 5 के साथ भी प्रैक्टिकल होगा। अब 5 के साथ में एक मतलब 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो थ्योरी होगा, ए बी 20 मार्क्स का, और उसके साथ में आपको शॉर्ट नोट्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करिए, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अपने ओन वर्ड्स में लिखिए रिलेटेड टू द टॉपिक। वैसे भी पूरे मार्क्स तो इसमें मिलने वाले नहीं हैं, तो आप अपनी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लिख दीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको समझ में आता है आपकी ओन लैंग्वेज में। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2 पे, जो कि है रेसिडेंशियल एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 में आता है रेसिडेंस, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम आता है सेक्शन 6 में। तो मैंने कहा है कि आप रेसिडेंस वाला अवॉइड करें, क्योंकि दोनों में चॉइस होती हैं। तो इट्स बेटर टू अटेम्प्ट स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो बड़ा ही ईजी है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, भी वही चैप्टर में लेने वाली हूँ। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये चैप्टर का वेटेज है 20 मार्क्स। अब यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए बहुत ही ईजी है। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक मैंने शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए है, वो याद रख लो। एक फॉर्मेट है जो कि आपको एग्ज़ाम में बनाना होता है, वो फॉर्मेट लर्न करना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये आता है। पहला सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, R बट NOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और लास्ट कॉलम होगा NR मतलब नॉन रेसिडेंट। तो पहला कॉलम है ROR, सेकेंड R बट NOR, एंड थर्ड है NR। अब ये यहाँ पे ना कोड है, इसके बेसिस पे चलने वाला है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बोला I to I, मतलब I to I का मतलब होता है इंडिया टू इंडिया। अगर इंडिया में ऑन करा है, इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है, तो ऑल 3 कॉलम में आप लिख दोगे। उसके बाद F to F मतलब फॉरेन टू फॉरेन। कोई चीज़ अगर फॉरेन कंट्री में कमाई जा रही है, फॉरेन कंट्री में ही मिल रही है, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा। उसके बाद में है F to I। F to I मतलब फॉरेन टू इंडिया। अगर वर्ड ब्रैकेट में दिया बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कॉलम में लिखोगे। और अगर फॉरेन टू इंडिया ट्रांजैक्शन ने बोला रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों कॉलम में आएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई चीज़ इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। उसके बाद है इंडिया टू फॉरेन, इंडिया टू फॉरेन, तो ऑल 3 कॉलम। फिर अगर वर्ड यूज़ किया है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, रेमिटेंस, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, अनटैक्स्ड प्रॉफिट, ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी जगह पे आपको तीनों कॉलम में नील लिख देना है। लास्ट है फॉरेन टू फॉरेन। अब अगर ब्रैकेट में लिखा है प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, अगर ये बोला है, तो ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में आएगा बस। तो दिस एंटायर टेबल जो मैंने आपको दिया है कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रस्ट में ये और फॉर्मेट लर्न कर लेना, 20 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपको पास होना है खाली, तो आप एक चैप्टर यही कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से प्रैक्टिस करिए और शॉर्ट नोट, पास हो जाओगे, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वीडियो को आगे तक देखिए और सारी चैप्टर्स प्रैक्टिस करें जितने मैंने बताए हैं, सारे मतलब जितने मैंने दिए हैं। ओके, तो चलो आगे चलते। आई होप ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इजी
ट्राई टू लर्न दिस कोट ड्यूरिंग एग्जाम, दिस विल बी हेल्पफुल। बहुत याद आने वाला है आपको ये। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर जो बहुत ही इजी और काफ़ी स्कोरिंग है, 20 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 22 से सेक्शन 27 के बीच में आता है। इसकी मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन की हुई है, मेरी ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोडेड है, तो मैं यहाँ पे थ्योरी की बात नहीं करूँगी, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करने वाले हैं हम कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल कैसे आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक होती है LOP का मतलब होता है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो कि हम रेंट पे देते हैं, वो भाड़े पे दी जाती है इन योर लैंग्वेज। और दूसरी SOP मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो खुद के आप रहने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी मतलब सिर्फ LOP के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, एंड समटाइम्स दे आस्क बोथ मर्ज करके, LOP भी दे दिया SOP भी दे दिया। कभी मैनी हाउस का आएगा, मतलब 3 हाउसेस पूछ लिए, कभी 2 हाउस पूछे, एंड कभी सिंगल हाउस होता है, बट SOP सिंगल कभी नहीं आता है। LOP आपको सिंगल मिल जाएगा या उसके साथ में कॉम्बिनेशन होगा SOP का। अब इसके लिए आपको फॉर्मेट लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अगर फॉर्मेट आएगा तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, आप इजीली समझ जाओगे। तो LOP मतलब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मतलब जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है उसे हम बोलेंगे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, है ना, भाड़े पे जो आप देते हो। अब उसका फॉर्मेट आपको निकालना है कि आपको भाड़े से वो घर से इनकम कितनी हो रही है। तो पहला है GAV का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसका फॉर्मेट पहले याद रखना है, पहला आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा रुपीज़ 3 कॉलम रुपीज़ के। पहला पॉइंट आ गया GAV, फिर आएगा RLV मतलब रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। उसके बाद A से हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है GAV को कैलकुलेट करने के लिए। तो आएगा फेयर रेंट, क्वेश्चन में दिया होगा वो आपने लिखना है, A पॉइंट। B आएगा म्युनिसिपल वैल्यू, वो भी लिखना है। फिर आपको कंपेयर करना है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब A और B में जो बड़ा होगा, विच एवर इज हायर दैट विल बिकम योर C पॉइंट, हो गया। अब D में आएगा स्टैंडर्ड रेंट, ये हमेशा दिया नहीं होता है, कभी कभी दिया होता है, तो आपको चेक करना होगा, अगर दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। उसके बाद में E आएगा लोअर ऑफ C एंड D, आप चेक करोगे C और D में छोटा कौन सा है, वो आपका बन जाएगा E पॉइंट। F पॉइंट होगा एक्चुअल रेंट, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में आपके हाथ में है, जो आपको पैसा मिला है वो। फिर आपको E और F को कैलकुलेट मतलब कंपेयर करना है, जो भी बड़ा होगा वो आपका बन जाएगा G। GAV पॉइंट G पे ख़त्म हो जाता है, दिस इज़ द हिंट के यू आर डूइंग राइट। ओके, अब आपको क्या करना है, जब आपको GAV मिल गया तो आपको वो मिडल कॉलम में लिख देना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली विल रिप्लाई। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 था GAV, वो कैलकुलेशन था उसका, डोंट कंफ्यूज। अब ना सेकंड पॉइंट क्या है, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। अब देखो कभी कभी बोलेगा टैक्स पेड, कभी बोलेगा बोन बाय ओनर। तो बॉन बोला तो भी आप कंसिडर करोगे, या पेड बोला तो भी, बट ओनर होना चाहिए, टेनेंट ही नहीं होना चाहिए। अगर टेनेंट होगा तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर अब उसमें GAV से माइनस कर दिया म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू मतलब NAV। अब आपको क्या करना है, 4th पॉइंट होगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब अंडर सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन आता है, एक आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया होगा, आपको याद रखना है कि 30% होगा किसका, NAV का। सेकेंड डिडक्शन होगा इंटरेस्ट पेबल, इसके ऊपर कुछ वर्किंग होगा, दैट आई विल लेट यू नो, आई विल एक्सप्लेन फर्दर, आगे आपको दूसरी PPTs में देखने मिलेगा। उसके बाद में आ जाएगा टोटल डिडक्शंस, दोनों को ऐड करके एंड देन लेस करोगे आप NAV में से, तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं, ये तो हो गया LOP का, अब हम करेंगे SOP का फॉर्मेट। अब बढ़ते हैं आगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम इंटरेस्ट पेबल के ऊपर वर्किंग नोट है, तो उसी का है ये। जैसे यहाँ पे अगर लोन लिया है सामने वाले ने 31 मार्च 1999, तो मैक्सिमम उसको डिडक्शन मिलेगा 30,000, और अगर लोन उसने लिया है 1 अप्रैल 1999 तो उसे मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 2 लाख। अब अगर इफ़ लोन टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले अगर लोन लिया है, तो कंसिडर हम कितना करेंगे डिडक्शन के लिए, जो भी अमाउंट उसने लोन लिया है उसका 1/5 हम कंसिडर करेंगे डिडक्शन में, पूरा पैसा नहीं जाएगा। अगर आप 30,000 भर रहे हो तो 30,000 पूरा नहीं जाएगा, उसका आपको 1/5% लेना होगा। क्या आगे नेक्स्ट SOP मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जो अपने रहने के लिए वो यूज़ कर रहा है,
उससे हम बोलेंगे अच्छा बिजनेस के लिए यूज़ होगा तो विल नॉट कंसिडर। अगर वो रहने के लिए यूज़ कर रहा है अनटिल अनलेस आप कंसिडर नहीं करोगे कि उसके रहने के लिए, तो ये आप कंसिडर करोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो ये मर्ज होके क्वेश्चन आने वाला है, जो फुल फ्लैज क्वेश्चन है उसके साथ में मर्ज होके आएगा। ये सेपरेट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है, इसके ऊपर आपको सेपरेट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा। अब इसका फॉर्मेट बड़ा ही छोटा सा है और बहुत ही सिंपल है। सेम पर्टिकुलर रुपीज़ 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 पहले आ जाएगा NAV, वो नील लिखेंगे NAV तक, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, नील रहेगा, शुरुआती यहाँ से। अब भाई NAV नहीं है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा वही आएगा। तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है, ये गेन के बारे में मतलब आप कोई कैपिटल एसेट को बेचते हो तो आपको कितना गेन हो रहा है उस बारे में है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना होता है हमको। सो दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल एंड ईजी। अब इसका फॉर्मेट है, पहले पर्टिकुलर्स रुपीज़ 2 कॉलम रुपीज़ के। पहला हेडिंग आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सेल वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस, वो लिखना है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। तो आप आगे देखोगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया होगा। उसके बाद है लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये इसका भी फॉर्मूला है, हम आगे देखेंगे, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होगा। लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस या फिर ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी वो जो दिया होगा उसको आप लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आइदर लॉन्ग टर्म मिलेगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। अब इसके अंडर जो डिडक्शंस होंगे वो 54 के अंडर हो गए। पहला होगा परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, है नया घर परचेज किया है तो जितने का भी खरीदा है वो पूरा डिडक्शन में चला जाएगा। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बॉन्ड या फिर शॉर्टकट में उसका REC बॉन्ड भी बोलता है तो वो भी डिडक्शन में आएगा। फिर नेशनल हाईवे स्कीम बॉन्ड होता है वो भी इधर आ जाएगा, सबका टोटल करके आउटर कॉलम में जाएगा। फिर लेस किया तो हमको मिलेगा नेट टैक्सेबल आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल गेन का। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला भी हम आगे देखने वाले हैं। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी फॉर्मूला हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आगे। तो पहला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। आप चेक करोगे हायर कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, है ना, दो हायर लोगे या प्रीवियस ओनर ने कितने में ख़रीदा था वो और उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, और ये आपको कंसिडर करना है 1 अप्रैल 2001 का है। उसके बाद का अगर पहले का दिया होगा तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे 1999 या 2000 का दिया तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर का जो CI है, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा उससे, और डिवाइड करेंगे CII फॉर एक्विजिशन बाय SSE। एक्विजिशन मतलब उसने कब खरीदा था, वो दिन का वो डेट देखेंगे कौन से ईयर का, और एक्विजिशन कॉस्ट डिवाइड कर देंगे। फिर सेम वे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, पहले आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखोगे। अब अच्छा इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, अगर वो घर को पेंट कर रहा है तो फिर आप उसको, या फर्नीचर उसने चेंज किया है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट नहीं बोलोगे। इम्प्रूवमेंट मतलब कोई न्यू चीज़ एग्जिस्टेंस में आ रही है, जैसे एक फ्लोर था उसका 2 फ्लोर बना लिए, एक रूम से 2 रूम बना लिए, उसको हम इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। पेंटिंग वगैरह ये इम्प्रूवमेंट में नहीं आएगा। अब जो भी वैल्यू दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर का CI मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जबकि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और डिवाइड करेंगे जिस ईयर उसने वो एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर बनाया, मतलब जो इम्प्रूवमेंट किया है उसका डेट का CII क्या है उससे डिवाइड कर दोगे आप। तो बड़ा ही सिंपल है, तो आपको ये मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये चैप्टर जो है ना आपको या तो 20 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 10 मार्क्स के लिए आएगा, और उसके साथ में आपको आ जाएगा कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये वाला। अब इसमें अगर देखा जाए ना तो मैंने मेरी क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कुछ लॉयर रिलेटेड थे, कुछ CA का था, कुछ डॉक्टर्स का। प्रोफेशन में अलग अलग कैटेगरीज होती है, बिजनेस तो एक ही होता है। तो चलो देखते हैं कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो अभी हम प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं। बिजनेस के लिए क्या फॉर्मेट होने वाला है वो देखते हैं। तो इसमें भी हमें ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर रुपीज़ 2 कॉलम आपको बना लेने हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है फ्रॉम, अगर अभी इसमें भी ना वैरायटीज़ है, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक आपको रिसीप पेमेंट देगा और एक पेनल अकाउंट देगा। तो ये हम पहला वाला जो बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बना रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा
बिजनेस रिसीप्ट जो भी दी हुई है वो सारी आएगी। तो उसमें आ जाएगा जैसे इनकम दिया है बिजनेस से या प्रोफेशन से, वो आ गया। फिर प्रॉफिट जो चार्ज कर रहा है जैसे कॉम्पनसेशन या एक्सपोर्ट बेनिफिट या पर्क, वो आ गया। फिर रेम्यूनरेशन मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आ गया। सबका टोटल कर लिया, लिख लिया। अब क्या लेस कर देंगे, पेमेंट्स वही रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट दिया होगा वो सारा इधर आ जाएगा। जैसे कि बिजनेस एक्सपेंसेस आ गए, मटेरियल परचेज कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ गए, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए वो। फिर एक्सपेंसेस सेपरेटली शेड्यूल एक्सप्रेसली डिडक्टेबल जैसे 30 का आ गया, 32, 35D, 36, 37 वो आ गया। ये सब लेस कर दिया तो आपको मिलेगा नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, आइदर बिजनेस और प्रोफेशन, वो मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसकी डिटेल वीडियो मतलब हर एक चैप्टर के ना 5 क्वेश्चंस डालने वाली हूँ एग्जाम प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो चेक कर लेना, आपको वो डेली बेसिस पे मिल जाएगा एक एक चैप्टर का। आई विल स्टार्ट पोस्टिंग बाय टुमारो, तो बिफोर एग्जाम आई विल अपलोड। नो नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वट एवर आई एम गिविंग दिस इज मोर देन इनफ, उतना ही करो बस। जो हमको इग्नोर करना है इसमें, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, कैपिटल रिसीप्ट दी है, उनको रिसीप्ट में किसको आप इग्नोर करोगे, कैपिटल रिसीप्ट को, एग्जिम्ट इनकम को, और इनकम अदर हेड्स के अंडर जो आता है वो। आप पेमेंट्स में किसको इग्नोर करोगे, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम अंडर अदर हेड्स, फिर अप्रोप्रिएशन हो गया जैसे टैक्स, ड्राइंग, डोनेशंस, है ना वो। फिर एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउेबल जैसे सेक्शन 37 हो गया, 40 के हो गए, 43B के हो गए, वो सारे। अब है ना आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ये दूसरा फॉर्मेट है, इसके लिए फॉर्मेट ये P&L अकाउंट वाला है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, उससे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने जो पहले वाला देखा वो रिसिप्ट और पेमेंट था, अभी आ रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको क्या करना है, फॉर्मेट तो हमारा सेम ही रहेगा। पहले रहेगा पर्टिकुलर्स, फिर रहेगा रुपीज़। तो पहला हमारा हेडिंग आ जाएगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पहले आएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे देखकर P&L में जो दिया है वो। फिर ऐड करना है अनरिलेटेड आइटम जो डेबिट P&L में है वो, जैसे कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्लियर मतलब पहले के हैं या फ्यूचर के हैं वो। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना है जो फिक्स एसेट्स के ऊपर है वो। कैपिटल लॉसेस है वो लिखना है। पर्सनल एक्सपेंसेस है वो लिखना है, या फिर एक्सपेंसेस दूसरी इनकम के हेड के अंडर है वो लिखना है। फिर अप्रोप्रिएशन जैसे प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, ड्राइंग है, इनकम टैक्स है, वो सब लिखना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आ जाएंगे, ऐड करेंगे थर्ड पॉइंट एक्सपेंसेस सेपरेट और अलाउेबल, जैसे डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया P&L अकाउंट का वो। फिर फोर्थ आ गया एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड जो 43B में हो, जैसे पेमेंट विदाउट TDS आ गया वो आ गया। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आ गया, टैक्स ऑन प्रॉफिट आ गया, या फिर 100% एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 10,000 से अगर कैश में पे कर रहा है वो आ गया। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी आ गया रिटायरमेंट पे। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ गया नॉन स्टैट्यूटरी फंड पे। फिर टैक्स आ गया, बोनस, इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन पेड, लेट जो पे करते हैं वो सब आ जाएगा यहाँ। और उसके बाद में नेक्स्ट आएगा फिफ्थ, ऐड आइटम टैक्सेबल नॉट शोन इन द P&L अकाउंट, जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो गया। फिर प्रॉफिट चार्जेबल अंडर सेक्शन 26 जैसे कंपनसेशन, एक्सपोर्ट बेनिफिट, पर्क, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म। फिर लेस कर देंगे अनरिलेटेड आइटम जो P&L के क्रेडिट साइड में है, जैसे बिजनेस इनकम फॉर फ्यूचर अर्लियर ईयर्स। फिर कैपिटल रिसीव जैसे लोन, पर्सनल गिफ्ट, इनकम टैक्स रिफंड। फिर एग्जिम्ट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम। फिर इनकम फ्रॉम अदर हेड में जैसे सैलरी से आ गया, हाउस प्रॉपर्टी से आ गया। फिर लेस कर देंगे डिडक्शन सेपरेटली अलाउेबल, जैसे कि डेप्रिसिएशन है वो। उसके बाद में लास्ट 8 पॉइंट आ गया डिडक्शन एक्सप्रेसली अलावेबल, उसमें आएगा एक्सपेंडिचर और फैमिली प्लानिंग। ओनली अगर कंपनी दे रहा है तो वो डिडक्शन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा।
यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सी यू सून विद द मोर वीडियोज़। मैं सारे अपडेट करने वाली हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ मिस ना करें। और लास्ट ईयर के आपको 5 ईयर्स के पेपर भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएगा एग्ज़ाम रिलेटेड। तो अपडेट के लिए बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स।